नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर यही है कि भारत ने चीन को झुका दिया। जितने भी इंटरनेशनल मीडिया अखबार हैं, सबकी पहली हेडलाइन यही है कि चीन को पीछे हटना पड़ा। आप मेरे पीछे जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, उसका टेलीकास्ट दुनिया के कोने कोने में हर नेटवर्क पर किया जा रहा है और यकीन मानिए ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं और बरसों तक याद रखी जाएंगी। मोदी के विरोधी पिछले 9 महीने से लगातार चीन किए जा रहे थे। राहुल जी का टेप भी चीन पर अटका था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चीन को एलएसी से भगाने का पूरा प्लान 9 महीने से ही बना रहे थे और आज जो हुआ वो उसी 9 महीने की जबरदस्त प्लानिंग का नतीजा है। इस वक्त पूरी दुनिया में भारत के नाम का शोर है और इसके पीछे भारत के सुपर पावर बनने का जोर है, क्योंकि साइज में वर्ल्ड की नंबर 1 आर्मी पीछे जा रही है और इसे पीछे धकेलने वाली इंडियन आर्मी है। चीन को झुकना भी पड़ा और पीछे हटना भी। सबूत आपके सामने है। ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पहले टैंक की घर वापसी की तस्वीर है। ये रहा दूसरा चाइनीज टैंक, ये भी पीछे हटा। तीसरे चाइनीज टैंक की घर वापसी की तस्वीर भी देख लीजिए। जहां से आए थे वहीं भेज दिए गए। ये न्यू इंडिया के तेवर थे कि चीन को पीछे भी हटना पड़ा और टेबल पर भी बैठना पड़ा। ये मोदी की एग्रेसिव डिप्लोमेसी थी कि चीन को झुकना भी पड़ा और कैमरे के सामने हाथ भी मिलाना पड़ा। ये सिर्फ चाइनीज टैंक्स के पीछे हटने और महज टेबल पर बैठने वाला वीडियो नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। ये साल 2021 की सबसे बड़ी खबर है। एलएसी पर इंडिया ने चीन की हेकड़ी निकाल दी। वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ लीजिए, एसोसिएटेड प्रेस की हेडलाइन देख लीजिए, इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स में सुर्खियां बन चुकी हैं। अल जजीरा ने भी खबर दे दी है। पिछले 48 घंटे में शी जिनपिंग को लेकर वर्ल्ड की पॉलिटिक्स बदल गई है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो हुआ है वो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी घटना है। एलएसी पर दोनों साइड से डिसएंगेजमेंट का होना, चीन के सैनिकों का पीछे हटना वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए नई लकीर खींचने जा रही है। ग्राउंड जीरो पर रियलिटी बदल रही है। चीन पूरी तरह बैकफुट पर है और भारत फ्रंट फुट पर आकर अटैकिंग मोड में इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कर रहा है। नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन जैसे बड़े प्लेयर्स की एंट्री से शी जिनपिंग के चाइनीज खेमे में हलचल है। सबसे पहले चीन के पीछे हटने की बड़ी पिक्चर समझिए। पहले बाइडेन ने मोदी को फोन मिलाया। मोदी ने बातों बातों में रीजनल इश्यूज का मुद्दा उठाया। रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की बात हुई। इंडो पैसिफिक रीजन में पार्टनरशिप मजबूत करने की चर्चा हुई। इसके बाद बाइडेन ने जिनपिंग को फोन पर बुलाया और बहुत सुनाया। बाइडेन के ट्वीट का यह हिस्सा देख लीजिए, कहानी समझ जाएंगे। चीन के राष्ट्रपति को धीरे धीरे ही सही, मगर अब यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई है। भारत से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। चीन अगर लड़ेगा तो उसका सारा खेल बिगड़ेगा और इसीलिए जिनपिंग ने एलएसी से पीपल्स लिबरेशन आर्मी को पीछे हटने का ऑर्डर दिया। डिसएंगेजमेंट की पहली खबर चाइनीज साइड से आई। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पहले ट्वीट करके शांति की बात की, फिर एक आर्टिकल के जरिए इस घटना को बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू बताया। चीन के रक्षा मंत्रालय ने भी अपनी वेबसाइट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, दोनों देशों के फ्रंटलाइन ट्रूप्स डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। एलएसी पर डे 1 से इंडिया का मैसेज क्लियर था, हम पीछे नहीं हट रहे। भारतीय फौज हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार थी। इंडिया का प्रेशर टैक्टिक्स काम कर गया। नतीजा यह हुआ कि चीन टेबल पर भी बैठा और आखिरकार पीछे हटने को भी तैयार हो गया। मेरी अभी तक की जानकारी के अनुसार जो समझौता हुआ है उसका क्रियान्वयन अभी तक, मैं फिर से दोहरा, अभी तक ठीक तरीके से हो रहा है। अभी तक दोनों तरफ से सारी बख्तरबंद गाड़ियां अपने परमानेंट बेस पर वापस जा चुकी हैं, ये हमको जानकारी मिली। फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नजदीक है वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी अस्थायी एवं मान्य चौकियों पर लौट जाएं। बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटजी तथा अप्रोच
माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। चीन ने अनुचित तरीके से लद्दाख के रक्षा मंत्री ने जो समझाया, जो बताया, उससे एलएसी की मौजूदा पिक्चर क्लियर हो चुकी है। मगर ग्राउंड पर इसका मतलब क्या है, पहले ये समझिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। चीन अपना फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट हटाएगा, यानी उसकी जो टुकड़ियां अब तक भारतीय सेना के बेहद करीब तैनात थीं, वो वहां से पीछे हटेंगी। चीन अपनी टुकड़ियों को पैंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक से पीछे ले जाएगा और फिंगर 8 के पूरब की ओर रखेगा। भारत अपनी टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। अब इस ग्राफिक्स की मदद से समझिए चीन कैसे पीछे हटा। पहले चीनी सैनिकों ने फिंगर 4 तक अपने अड्डे बना रखे थे। उनके ठीक सामने भारत की सेना थी। भारत के एग्रेसिव रवैये के बाद चीन को फिंगर 4, 5, 6 और 7 का इलाका छोड़ना पड़ा और डिसएंगेजमेंट के तहत फिंगर 8 पर जाना पड़ा, जबकि भारत अभी भी मजबूती के साथ फिंगर 3 पर खड़ा है। हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह अत्यंत आवश्यक है कि एलएसी के सभी फ्रिक्शन पॉइंट पर डिसएंगेजमेंट किया जाए ताकि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पुनः स्थापित हो सके। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा में की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह राणा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। पैंगोंग लेक से डिसएंगेजमेंट के 48 घंटे के अंदर सीनियर कमांडर लेवल की बातचीत होगी और बचे हुए मुद्दों का भी हल निकाला जाएगा। लेक के नॉर्थ बैंक की तरह साउथ बैंक में भी डिसएंगेजमेंट होगा। अप्रैल 2020 से दोनों देशों ने पैंगोंग लेक के नॉर्थ और साउथ बैंक पर जो भी कंस्ट्रक्शन किए हैं उन्हें हटाया जाएगा और पहले की स्थिति कायम की जाएगी। दोनों देश नॉर्थ बैंक पर पेट्रोलिंग को फिलहाल रोक देंगे। पेट्रोलिंग जैसी मिलिट्री गतिविधियां तभी शुरू होंगी जब बातचीत से कोई समझौता हो जाए। वैसे चीन की नीयत से भारत अच्छी तरह वाकिफ है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये सरकार को भी पता है और सेना भी जानती है। इसलिए अगले 48 से 72 घंटे बहुत अहम है। भारत इस बात को मेक श्योर करेगा कि डिसएंगेजमेंट के बाद चीन कितना पीछे हटा है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई क्षेत्रों को चिन्हित कर हमारी सेनाएं कई पहाड़ियों के ऊपर तथा हमारे दृष्टिकोण से उपयुक्त अन्य क्षेत्रों पर मौजूद हैं। भारतीय सेनाएं अत्यंत बहादुरी से लद्दाख की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों तथा कई मीटर बर्फ के बीच में भी सीमाओं की रक्षा करते हुए अडिग हैं और इसी कारण हमारा एज बना हुआ है। अध्यक्ष महोदय, बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं और आगे की बात नहीं बोलना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, आगे की बात नहीं बोलना चाहता। मैं फिर से बात दोहरा आपका कोई दर्द चिंता मत करिए, ज्यादा चिंता है। मैं इस सदन को पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं। अब चीनी सैनिकों का पीछे हटने वाला वीडियो देखकर आप सोचेंगे कि मोदी ने ऐसा कौन सा इंजेक्शन लगाया कि एलएसी पर चाइनीज वायरस को अपना सामान उठाकर भागना पड़ा। ये समझने के लिए आपको कुछ लेटेस्ट हेडलाइन देखनी होंगी और उसका मतलब समझना होगा। इसके बाद हम चीन के बहाने राहुल की मोदी विरोध वाली पॉलिटिक्स को डिकोड करेंगे। मसलन एसोसिएटेड प्रेस ने लिखा, जो बाइडेन और मोदी ने साथ मिलकर काम करने का फैसला किया क्योंकि दोनों को चीन से डील करना है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने लिखा, बाइडेन ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया, क्वाड की मदद से रीजनल सिक्योरिटी को मजबूत करने की बात की। ब्रिस्बेन टाइम्स ने छापा, बाइडेन और मोदी ने क्वाड को और ज्यादा मजबूत करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया के ही द कुरियर ने हेडलाइन दी, बाइडेन ने मोदी को फोन करके क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा की। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने भी माना कि इतिहास गवाह है
भारत चीन LAC विवाद का हल नरेंद्र मोदी के ही हाथ में है। लगे हाथों उसने जिनपिंग का भी नाम ले लिया। अगर आप इन सारी इंटरनेशनल हेडलाइंस के पीछे की क्रोनोलॉजी को डिकोड करेंगे तो समझ जाएंगे कि चीन के खिलाफ दुनिया एक साथ खड़ी हो गई है और जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं उन्हें मालूम है कि चीन का इलाज अगर कोई कर सकता है तो वो मोदी है। गुरुवार को विदेश नीति की बात करते हुए मोदी ने इसका एक हिंट भी दे दिया। अपना देश ही हमारे लिए सब कुछ है, तीनों लोगों के बराबर है। जब हमारा देश समर्थ होगा तभी तो हम दुनिया की सेवा कर पाएंगे। एक सबल राष्ट्र ही विश्व को योगदान दे सकता है। आज भारत की विदेश नीति दबाव और प्रभाव से मुक्त होकर राष्ट्र प्रथम के नियम से चल रही है। नेशन फर्स्ट। LAC पर चीन के पीछे जाने की एक बड़ी वजह मोदी की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी तो है ही, मगर साथ ही साथ सेना को फ्री हैंड देकर लद्दाख में LAC पर हथियार और साजो सामान भिजवाकर मोदी ने बीजिंग को डायरेक्ट मैसेज भी दे दिया था कि छेड़ोगे तो छोड़े नहीं जाओगे। जिनपिंग को यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई। आम भाषा में कहें तो हर मोर्चे पर आत्मनिर्भर भारत के तेवर ने चीन के होश उड़ा दिए। भारत आगे बढ़ रहा है। आज भारत में डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं, स्वदेशी हथियार बन रहे हैं और तेजस जैसे फाइटर जेट्स भी हवा में उड़ान भर रहे हैं। हथियार के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से अगर भारत की ताकत और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है तो विचार की आत्मनिर्भरता से भारत आज दुनिया के कई क्षेत्रों में नेतृत्व दे रहा है। दिलचस्प बात यह है कि न्यू इंडिया का तेवर पूरी दुनिया देख रही है, समझ रही है। वैक्सीन से चीन तक हर मुद्दे पर मोदी से मदद मांग रही है। पूरे हिंदुस्तान के अनाज। मगर भारत में मोदी विरोधियों की राजनीति का स्तर किसी और जगह अटका पड़ा है। लोकसभा में जिस वक्त रक्षा मंत्री भाषण दे रहे थे उस वक्त राहुल बहुत गौर से उन्हें सुन रहे थे, मगर इससे पहले ट्विटर पर राहुल हर बार की तरह चीन पर एक नया शिगुफा छोड़ चुके थे। राहुल ने ट्वीट करके LAC पर मौजूदा यथास्थिति की तुलना मौजूदा अशांति से की और सवाल उठाया कि क्यों केंद्र सरकार हमारे जवानों के बलिदान का अपमान कर रही है और अपनी जमीन को कब्जे में जाने दे रही है। सवाल यह है कि राहुल को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की एक्चुअल पोजीशन दिख क्यों नहीं रही। ये समझने के लिए आपको राहुल की पिछले 9 महीने की ट्विटर टाइमलाइन खंगालनी होगी। राहुल ने कभी चीन पर सुलगते सवालों के साथ अर्ध सत्य वाला वीडियो फैलाया, कभी मोदी से पॉलिटिकल दुश्मनी निकालने के लिए चीन के साथ सीमा संघर्ष के बहाने भारत की विदेश नीति को कोसा, कभी मोदी पर डायरेक्ट हमला किया, कभी मोदी पर चीन के सामने सरेंडर करने का आरोप लगाया और जब इतने से मन नहीं भरा तो बार बार लगातार यही बात दोहराते रहे कि चीन ने भारत की जमीन छीन ली, कब्जा कर लिया। राहुल की टाइमलाइन से साफ है कि उन्होंने जितनी बार चीन का मुद्दा उठाया उसके पीछे का असल मकसद हर बार मोदी का विरोध करना ही था। मगर मोदी ने गुरुवार को इशारों में राहुल जैसे अपने पॉलिटिकल विरोधियों को एक लाइन में राष्ट्रभक्ति की परिभाषा बता दी। मैं यही कहना चाहूंगा, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, हो खड़ा यदि देश सारा। राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, हो खड़ा यदि देश सारा। संकटों पर मात कर, संकटों पर मात कर, यह राष्ट्र विजयी हो हमारा, यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सेना के पराक्रम का ट्रेलर देखा। भारत की टॉप लीडरशिप ने तोप और तंबू के साथ चीन के पीछे हटने का क्रेडिट इंडियन आर्मी को दिया, मगर पूरी दुनिया इसका क्रेडिट मोदी को देती है।
इंटरनेशनल हेडलाइंस आप देख चुके हैं। दुनिया कह रही है कि मोदी की लीडरशिप में इंडिया का जलवा कायम है, मगर देश के अंदर मौजूद मोदी विरोधी लगातार प्रधानमंत्री की नेगेटिव इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या सच में इंटरनेशनल स्तर पर मोदी की लोकप्रियता पर इसका कोई फर्क पड़ता है? ये समझने के लिए आज हम आपको अमेरिका से आया एक नया सर्वे दिखाते हैं। इस सर्वे से पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी की नहीं, राहुल की इमेज खराब हो रही है। आज मोदी विरोधियों को यह खबर चैन से सोने नहीं देगी। सबसे ताजा सर्वे आया है, मोदी पर लोगों का भरोसा कायम है। 7 समंदर पार मोदी का परफॉर्मेंस डिबेट का टॉपिक है। थम्स अप दे दिया गया है। मोदी को लेकर लोगों की राय बिल्कुल क्लियर है। कांग्रेस की तुलना में बीजेपी को फुल मार्क्स मिले हैं। रही बात कांग्रेस और राहुल गांधी की, तो बस इतना जान लीजिए कि इस इंटरनेशनल सर्वे में कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी कम नंबर मिले हैं और राहुल गांधी की रेटिंग सबसे लोएस्ट है। देश के भीतर मोदी के पॉलिटिकल ओपोनेंट की लाइन लेंथ हर दिन एक जैसी होती है। राहुल रोज सुबह उठते हैं और एक ट्वीट करके मोदी पर अटैक करते हैं और दिन भर के लिए खामोश हो जाते हैं। राहुल के बाद कांग्रेसी नेता मोर्चा संभालते हैं और किसान आंदोलन की आड़ में मोदी पर कटाक्ष करते हैं। मोदी को घेरने वाली स्ट्रैटेजी के तहत प्रियंका पहले ट्विटर से ऐलान करती हैं और फिर लाव लश्कर के साथ सहारनपुर पहुंचकर किसानों के नाम पर शुद्ध देसी पॉलिटिक्स करती हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। अमेरिका में मौजूद इंटरनेशनल गैंग भारत को बदनाम करने वाला 30 सेकंड का विज्ञापन बनाता है और कांग्रेस के माउथपीस नेशनल हेराल्ड में बड़े बड़े लेटर्स में ये पहली हेडलाइन बनती है। मगर आज अमेरिका में हुए सर्वे के जो नतीजे आए हैं, वो न सिर्फ देश के भीतर मोदी के राजनीतिक विरोधियों को झटका देगा, बल्कि किसान आंदोलन से लेकर CAA, NRC, विदेश नीति, अर्थव्यवस्था सहित तमाम मुद्दों पर पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कहने को ये इंडियन अमेरिकन एटीट्यूड सर्वे है, मगर इसके नतीजे मोदी के देसी और विदेशी दुश्मनों के लिए किसी स्ट्राइक से कम नहीं है। सर्वे में एक महत्वपूर्ण सवाल यह था कि क्या इंडियन अमेरिकन बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम को अप्रूव या डिसअप्रूव करते हैं। इसके जवाब में 48% लोगों ने मोदी के परफॉर्मेंस को अप्रूव किया, जबकि डिसअप्रूव करने वालों का परसेंटेज था 31। बतौर प्रधानमंत्री मोदी के काम को अप्रूव करने वालों में 69% इंडियन अमेरिकन हिंदू थे, 20% मुस्लिम थे, 34% ईसाई थे और 38% वो लोग थे जो खुद को धर्म का चश्मा लगाकर नहीं देखते। यानी हर 10 में से 7 हिंदुओं ने मोदी का समर्थन किया। हर 5 में से 1 इंडियन अमेरिकन मुस्लिम भी मोदी के परफॉर्मेंस से संतुष्ट दिखाई पड़ा। यह सर्वे 1 सितंबर से 20 सितंबर 2020 के बीच किया गया और उस वक्त ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। मगर इस सर्वे में चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका में मोदी को सपोर्ट करने वाले लोगों का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो ट्रंप का सपोर्टर नहीं था। मसलन मोदी के काम को अप्रूव करने वालों का परसेंटेज 68 है, जबकि इसी पैमाने पर ट्रंप को सिर्फ 17% लोगों का साथ मिला। भारत में बैठे मोदी विरोधी ये कहकर प्रधानमंत्री पर हमला करते हैं कि मोदी सरकार ने हर मोर्चे पर देश को बर्बाद कर दिया, देश को रॉन्ग ट्रैक पर भेज दिया, विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा धूमिल कर दी। मगर इस सर्वे में इंडियन अमेरिकन से सवाल पूछा गया कि क्या भारत सही दिशा में जा रहा है। इसके जवाब में अमेरिका में जन्मे 32% और विदेशों में जन्मे 39% इंडियन अमेरिकन ने कहा कि हाँ, भारत राइट ट्रैक पर है। सर्वे में करीब 75% इंडियन अमेरिकन ऐसे थे जिन्होंने खुद को प्रो इंडिया बताते हुए भारत को सपोर्ट किया। इनमें 17% लोगों ने मौजूदा भारत सरकार की नीतियों का समर्थन किया। हालांकि 58% लोग ऐसे भी थे जो सरकार की कुछ नीतियों को लेकर क्रिटिकल थे। इस वक्त भारत की राजनीति में मोदी एक बड़ा नाम है और खुद उनका विरोधी खेमा कहता है कि विपक्ष कमजोर हो चुका है। सर्वे में यह बात साफ होती है। IAAS के सर्वे के एक महत्वपूर्ण सवाल में यह भी पूछा गया कि इंडियन अमेरिकन भारत की किस पॉलिटिकल पार्टी का ज्यादा सपोर्ट करते हैं या फिर उससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इसके जवाब में 32% लोगों ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया, 12% लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का साथ दिया, 3% ने NCP, 2% ने CPIM और BSP का साथ दिया।
जबकि सिर्फ 1% लोगों ने शिवसेना, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और अकाली दल का साथ दिया। यानी बीजेपी की तुलना में कोई भी दूसरी पार्टी इस सर्वे में कहीं नहीं टिकी। 70% इंडियन अमेरिकन ऐसे हैं जो बीजेपी और मोदी के बारे में जानते हैं। 60% कांग्रेस और राहुल गांधी की समझ रखते हैं। मगर इस सर्वे में एक और जबरदस्त चीज पता चली, जब यह पता करने की कोशिश की गई कि महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टियां, संस्थाएं और नेताओं को लेकर लोगों का मूड क्या कहता है। इस पैमाने पर मोदी की रेटिंग 58 है, भारतीय जनता पार्टी की रेटिंग 57 है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 46 की रेटिंग मिली, जबकि कांग्रेस आरएसएस से भी नीचे है और उसकी रेटिंग है 44। रही बात राहुल गांधी की, तो इस पैमाने पर वो सबसे नीचे हैं और राहुल को सिर्फ 38 नंबर मिले हैं। यहाँ यह भी देखना दिलचस्प है कि जो इंडियन अमेरिकन खुद को डेमोक्रेट या रिपब्लिकन बताते हैं, वो मोदी, बीजेपी, कांग्रेस और राहुल को लेकर क्या राय रखते हैं। डेमोक्रेट्स के सपोर्टर्स ने मोदी को 55 की औसत रेटिंग दी है, जबकि राहुल को सिर्फ 42 की औसत रेटिंग मिली। रिपब्लिकन के समर्थक इंडियन अमेरिकन ने मोदी को 71 की औसत रेटिंग दी और राहुल को सिर्फ 31 नंबर मिले। बीजेपी को डेमोक्रेट्स ने 55 की औसत रेटिंग दी और कांग्रेस को सिर्फ 49, जबकि रिपब्लिकन ने बीजेपी को 69 की रेटिंग दी और कांग्रेस को सिर्फ 36। यानी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दोनों को डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के इंडियन अमेरिकन सपोर्टर्स ने सिरे से खारिज कर दिया। रही बात सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दों की, तो इस पर भी पिक्चर काफी क्लियर है। सीएए का समर्थन करने वाले इंडियन अमेरिकन का परसेंटेज 51 है, जबकि 55% लोगों ने एनआरसी का समर्थन किया। साथियों, आज जब देश में इतने सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं, पूरी दुनिया में भारत का कद बढ़ रहा है, तो कौन भारतीय होगा, कौन इस मां का लाल होगा जिसको गौरव न होता हो, उसका सीना चौड़ा न होता हो, उसका माथा ऊंचा न होता हो। आज विश्व भर में फैला हुआ भारतीय समुदाय जिस गर्व के साथ जी रहा है, उसका कारण भारत में हो रही गतिविधि है। और हम सिर्फ सरकार चलाने नहीं आए हैं, हम तो देश को आगे ले जाने के लिए आए। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में बैठा इंटरनेशनल गैंग भारत की छवि खराब करने के लिए हिंदू राष्ट्र की थ्योरी देता है, मोदी पर अटैक करता है, मगर सर्वे में इस थ्योरी की भी पोल खुल गई। हमें गर्व होता है कि हम अपने महापुरुषों के सपनों को पूरा कर रहे हैं। हमें गर्व है कि हमारी विचारधारा देशभक्ति को ही अपना सब कुछ मानती है। हमारी विचारधारा देशभक्ति से शुरू होती है, हमारी विचारधारा देशभक्ति से प्रेरित होती है, हमारी विचारधारा देश हित के लिए होती है। हम उसी विचारधारा में पले हैं जो विचारधारा राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की बात करती है। ये हमारी विचारधारा है कि हमें राजनीति का पाठ राष्ट्र नीति की भाषा में पढ़ाया जाता है। हमारी राजनीति में भी राष्ट्र नीति सर्वोपरि है। हमें राजनीति और राष्ट्र नीति में से एक स्वीकार करना होगा, तो हमें संस्कार मिले हैं राष्ट्र नीति को स्वीकार करना, राजनीति को नंबर 2 पे रखना। सर्वे का एक सवाल था कि क्या हिंदू बहुल भारत वाकई में खतरा है। इसके जवाब में करीब 60% लोगों ने डिसएग्री किया, जबकि 40% लोगों ने इसका समर्थन किया। जबकि इसी पैमाने पर 70% लोगों ने अमेरिका में व्हाइट सुप्रीमेसी को खतरा बताया और सिर्फ 30% लोगों ने इसे डिसएग्री किया। इस सर्वे से साफ है कि भारत सहित दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हिंदुस्तानियों के दिल और दिमाग में मोदी को लेकर कोई डाउट नहीं है। इंडियन अमेरिकन खुलकर मोदी का समर्थन करते हैं और मोदी विरोधियों को मिले नंबर से यह साफ भी हो चुका है कि भारत की पॉलिटिक्स में अभी मोदी को हराने के लिए एंटी मोदी मोर्चा को अभी और मेहनत करने की जरूरत है। देश की सियासत में आज 3 प्रयोग हुए। पहला प्रयोग प्रयागराज में प्रियंका गांधी ने संगम में डुबकी लगाकर किया। दूसरा प्रयोग पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में अमित शाह ने
दीदी के जय श्री राम बोलने के विरोध पर किया और तीसरा प्रयोग कोलकाता में सोशल वर्कर्स के बीच ममता बनर्जी ने किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो बीजेपी से डरने वाली नहीं है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूपी के प्रयोग से, जिसकी चर्चा आज सबसे ज्यादा है। हिंदू वोटों की लड़ाई संगम तक आई। प्रियंका ने संगम में डुबकी लगाई। इन तस्वीरों के बड़े सियासी मायने हैं। हिंदुत्व की नैया पर सवार होकर कांग्रेस किनारा तलाशने निकली है। ये तस्वीर उसी की कोशिश है। 3 दशक से सत्ता का राजनीतिक वनवास झेल रही है कांग्रेस। 403 विधानसभा वाली यूपी में 7 सीटों पर सिमट आई है। इसलिए डूबती कांग्रेस को अब डुबकी का सहारा है और इसका गुरु मंत्र मिल गया है। वो ये कह रही थी कि हमारे पिता के जमाने से हम आपका दर्शन करते आए हैं, इसलिए हमने आपका दर्शन किया। गुरु हैं तो हमने उनको बताया कि अगर देश में आपको आगे बढ़ना है तो हिंदुओं के हित पर ध्यान देना चाहिए। देश में वही राज कर पाएगा जो हिंदुओं के हित में काम करेगा। जो हिंदुओं के हित में काम करेगा, तो आज तो आप देखिए, आज मौनी अमावस्या है। ये आपसे हम कह रहे हैं, ये बाजी मारने गई, इसने गोता लगा दिया। मोहन भागवत क्यों नहीं आया? मोदी क्यों नहीं आया नहाने? आज वो गंगा नहा के ये सिद्ध कर रही है कि हम भी हिंदू हैं। स्वरूपानंद सरस्वती को पॉलिटिकली कांग्रेस नेताओं का शंकराचार्य कहा जाता है। वो कांग्रेस नेताओं के करीबी माने जाते हैं। प्रियंका को भी बहुत भरोसा है। अब गुरु का आदेश है, हिंदू वोट पाना है तो ये सब करना होगा। संगम किनारे फिर मंदिर मंदिर द्वारे घूम रही हैं प्रियंका। माँ गंगा और मेरे बीच है। जो मांगा अपने दिल में मांगा, अपने दिल में रखूंगी। किस तरह का अनुभव था गंगा में संगम स्नान किया? नहीं, आज यहाँ आकर बहुत खुशी हुई क्योंकि शंकराचार्य जी और मेरे परिवार के साथ का पुराना रिश्ता है। 1990 में जब पिताजी चुनाव हारे थे और नए घर में प्रवेश किया था हमने, तो हमारी गृह प्रवेश की पूजा शंकराचार्य जी ने ही की थी। तो तब से हमारा रिश्ता चला आ रहा है। हमेशा संपर्क में रहती हूँ। आज मौका मिला उनसे मिलने के लिए, इसलिए बहुत खुश हूँ। हर पिक्चर कुछ कहती है। संगम में डुबकी लगाने के बाद प्रियंका गांधी ने खुद नाव भी चलाई। अपनी बेटी के साथ संगम गई थी। संगम में बेटी ने भी डुबकी लगाई। हाथों में रुद्राक्ष की माला थी। गंगा पूजन किया और नारियल विसर्जन भी। मौनी अमावस्या के दिन भी डुबकी लगाने से मनोकामना पूरी होती है। भगवान भरोसे प्रियंका कांग्रेस की नैया पार लगाने चली। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा प्रयागराज पहुंची हैं। प्रयागराज का ये संगम का इलाका है और संगम में आज के दिन जो मौनी अमावस्या का दिन है, माघ का महीना है, स्नान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। कहते हैं कि आज सारे देवता इसी संगम पर निवास करते हैं। तो श्रद्धालु तो आए हैं लाखों की तादाद में, लेकिन प्रियंका भी आई हैं और प्रियंका गांधी ये अरैल घाट है जहां से नाव में सवार हुई हैं और जा रही हैं संगम में स्नान करने। प्रियंका गांधी के साथ उनकी बेटी भी है और जो लोग हैं यहाँ पर, खासतौर से जो बीजेपी के लोग हैं, वो प्रियंका के संगम की डुबकी के सियासी मामले निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि यूपी में कांग्रेस 1979 से सत्ता से बाहर है और प्रियंका गांधी की कोशिश है कि इस तरह से मंदिर जाकर संगम में डुबकी लगाकर वो कांग्रेस को वापस उसी स्थिति में पहुंचा सके जैसी वो 1979 में थी। अब प्रियंका की ये जो पहल है, ये कितनी कामयाब होगी, इसका सभी कांग्रेसी को इंतजार है। सामने की
चुनाव में जो लाल रंग के कपड़े पहने हैं वो प्रियंका गांधी है और संगम की तरफ बढ़ रही है। जो संगम आपको दिखाएं, जहां बहुत सारे झंडे आपको दिखाई दे रहे हैं, वो प्रयागराज का संगम है जहां आज भक्त डुबकी लगाने के लिए आए हुए हैं। प्रियंका के कार्यक्रम की खबर से कार्यकर्ता जोश में थे। प्रियंका पहले आनंद भवन गई, जहां अपने परनाना को याद किया। कांग्रेस भवन कांग्रेस की सियासी विरासत का सबसे बड़ा उदाहरण है। यहां से भी संदेश प्रियंका ने दिया, कांग्रेस की विरासत गांधी परिवार ही है। लोग बहुत तरह तरह के सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि अब हिंदुओं के नजदीक होने के लिए ये सब जरूरी है कि मंदिर जाओ, डुबकी लगाओ। देखिए, ये सवाल बेबुनियाद है। नेहरू गांधी परिवार की विरासत आज यहाँ पर डुबकी लगा रही है, तो ये सवाल खड़ा करना बेबुनियाद है। मोतीलाल जी आया करते थे, नेहरू जी आया करते थे, इंदिरा जी भी आती थी, सोनिया जी आपने देखा कि जो 2000 का कुंभ था उसमें भी आई थी, और इसके बाद अब आज प्रियंका जी भी हैं। तो इसमें सवाल करना बेमानी सी प्रतीत होती है। एक आस्था का प्रतीक है और आस्था से जुड़े हुए रहना हर आदमी को ज़रूरी है। उसके साथ वो मंदिर भी जाती हैं और मज़ार पर भी जा रही हैं। कल सहारनपुर में थी, जय जवान जय किसान का नारा भी दिया उन्होंने। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये लोग केवल मात्र धर्म के नाम पर व्यापार करते हैं, धर्म से इनका कोई वास्ता नहीं। पश्चिम से लेकर पूरब तक प्रियंका के इस दौरे ने कांग्रेस में ऑक्सीजन भर दी है। यही वजह है कि कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं। मतलब साफ है, उत्तर प्रदेश के इस पूरे इलाके में 230 विधानसभा सीटें हैं। किसान आंदोलन के बाद कांग्रेस को पश्चिम उत्तर प्रदेश की करीब 126 सीटों पर ज्यादा उम्मीद नजर आ रही है, तो प्रयागराज से पूर्वी उत्तर प्रदेश की 102 सीटों पर भी मैसेज कांग्रेस ने दे दिया है। अब तक देश की राजनीति बहुत बदल चुकी है। पहले मुस्लिम वोट के तुष्टीकरण की बातें होती थी, मुसलमानों के नाम पर वोट मांगे जाते थे, लेकिन देश के दो सूबों यूपी और बंगाल से जो तस्वीरें आ रही हैं, उनसे ये तो लगता है कि अब लड़ाई हिंदू वोट की हो गई है। बीजेपी और टीएमसी के बीच मेरा हिंदू होने लगा है। बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे बनता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? मुझे बताओ भाइयों, बताओ बहनों, जय श्री राम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और गगनभेदी नारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम के नारे पर बीजेपी बंगाल जीतने का दावा कर रही है। बीजेपी ममता को हिंदू विरोधी और मुस्लिम प्रेमी बताने में जुटी है और यही रणनीति ममता के लिए तनाव बढ़ा रही है। ममता दीदी को इससे अपना अपमान लगता है। क्यों ममता दीदी, आपको क्यों अपमान लगता है? पूरा देश और देश दुनिया भर में फैले हुए करोड़ों लोग हमारे आराध्य श्री राम को याद कर गौरव महसूस करते हैं, गौरव। मगर आपको तकलीफ होती है क्योंकि आपको तुष्टीकरण कर एक वर्ग विशेष के वोट चाहिए। क्यों भाई, इनके वोट नहीं है क्या? ये सभी तो जय श्री राम बोल रहे हैं। मैं आपको वादा कराता हूं, चुनाव समाप्त होते ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। बीजेपी की हिंदू पॉलिटिक्स के चलते ही ममता बनर्जी को भी मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे निकलना पड़ा है। अमित शाह कूच बिहार पहुंचकर मदन मोहन मंदिर में दर्शन करते हैं तो ममता बनर्जी 2 कदम आगे बढ़कर खुद को बड़ा हिंदूवादी साबित करती है। 16 फरवरी को बसंत पंचमी है। बीजेपी के जय श्री राम को सरस्वती पूजा के दांव से काउंटर करने जा रही है। बसंत पंचमी पर ममता बनर्जी ने मेगा प्लान तैयार किया है। हुगली जिले पर फोकस कर 18 विधानसभा सीटों पर बसंत पंचमी उत्सव मनाया जाएगा। 125 जगहों पर सरस्वती पूजा का आयोजन होगा। पिछली बार की तरह इस बार भी 3 छुट्टियों का ऐलान किया है।
सवाल प्रतिष्ठा का बन गया है। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है तो ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि वो बीजेपी को बंगाल में घुसने नहीं देंगे। ये शोभा नहीं देता। प्लीज अंडरस्टैंड, आपका भाषा में मैं कह रहा हूं। आप मेरे को गाली दे सकता है लेकिन आप मेरे को इग्नोर नहीं कर सकता है। यही चीज है, ये आपको वो समझना चाहिए। आज क्यों बोलेছে আমরা সবাই ভ্রষ্টাচারী? আরে আমরা সবাই ভ্রষ্টাচারী, তোমরা কি দুষ্টাচারী? বলুন দেখিনি। আমরা সবাই ভ্রষ্টাচারী, দুর্নীতিপরায়ণ। চোর কি মাই জোরসে বলে? তবেই তো আপনি অপরকে বিশ্বাস করবেন, অপরকে বিশ্বাস করতে শেখাবেন। নিজের প্রতি যাদের বিশ্বাস নেই, গায়ের জোরে কর্মীদের হুঙ্কার জানাচ্ছে আর বলছে গুন্ডামি করে যাও। আমি পরিষ্কার বলি, गुंडा गद्दारी नहीं चलेगा। ये बंगाल है, ये बंगाल है। ये यूपी में चलता है, ये राजस्थान में चलता है, ये आपका हरियाणा में चलता है, आपको यूपी में बहुत बहुत चलता है। लोगों को तो बाहर में निकालना भी नहीं होता है, लेकिन बंगाल में नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं। तपोवन टनल में 39 लोगों को बचाने के लिए जो अभियान चल रहा है उस पर एक अपडेट बस इस ब्रेक के बाद।